सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आप सब आई एम श्योर जानते होंगे कि गुज़िश्ता 48 घंटों में भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो एक पहलगाम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पे 26 बेसिकली जो टूरिस्ट हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे फायरिंग के नतीजे में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बजाय कि भारत प्रॉपरली तहकीकात करता, उसने अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए और अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए आओ देखा न था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। चाहे वो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो, भारतीय सियासी क़यादत हो, और उन्होंने इस तमाम मामले को और लाशों को अपनी सियासत के लिए, अपनी गंदी सियासत के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। एक कश्मीर का इलाका जहाँ पे 7 लाख से ज़ायद भारतीय अफवाज तैनात हैं, वहाँ पे ऐसा कैसे हो गया कि 4 लोग आए और शनाख्त के बाद बड़े आराम से 26 लोगों को मार के चले गए। ये बात कुछ एडअप नहीं होती और यहीं से शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि एक वाक़या हुआ, बजाय आप उसकी तहकीकात करके ज़िम्मेदारान को सज़ा दें, आपने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया। बहुत ये अफसोसनाक बात है। इसी तमाम मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दिया डॉक्टर कमर चीमा को। बैनुल-अक़वामी उमूर और दिफ़ाई उमूर पर बहुत ही मुस्तनद राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया आज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है, व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स कि जो मामला हुआ एंड देन जो उसके बाद से जो इंडियन रिएक्शन रहा है कि जी हम पानी बंद कर देंगे, हम फलाना हमला कर देंगे, ये कर देंगे। ये कोई एक सीरियस स्टेट की तो मतलब ये नहीं बताता कि अ कंट्री इज सीरियस इन टर्म्स ऑफ पीस एज वेल एज मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन देयर ओन कंट्री एंड नॉट जस्ट इन द रीजन। देखिए, बात यह है कि आपको थोड़ा समझना होगा कि पिछले 11 साल का जो भारत और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है। वो ये है कि भारत ये समझता है कि पाकिस्तान हमारा जूनियर पार्टनर है। हम इसको एक छोटा मुल्क तस्वर करते हैं, हम इस खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमें इक्वली ट्रीट करें। वो कहते हैं कि नहीं, हमने आपको मालदीव, श्रीलंका, नेपाल की तरह ट्रीट करना है। बात यह है कि अब ये जो कल वाकया हुआ, उस परसों मुझे बताएं कौन सा ऐसा शख्स होगा जो कहेगा कि अनआर्म्ड इनोसेंट लोगों के कत्ल पे खुश होगा या उनको करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानियां दी हैं। मुझे बताएं अगले दिन जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो कुछ हुआ, वहां पे क्वेटा के अंदर, मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, मुझे ये बताएं ये जो वाकयात हो रहे हैं आप इनको कैसे देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग शहीद हो रहे हैं एक साल के अंदर, और इंडिया के अंदर एक वाकया हो, उन्होंने कहा हम हर चीज बदल के रख देंगे। सो मुझे लगता है कि इंडिया को इस चीज को समझना चाहिए। मेरी मोइस साहब थ्योरी ये है कि थर्ड पार्टी इसमें कोई इन्वॉल्व है जो चाहती है कि पाकिस्तान और भारत के मामलात खराब हों। थर्ड पार्टी इस तरह कि देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन है, क्या पाकिस्तान को इंडिया के साथ एस्केलेशन सूट करती है? मुझे बताएं, भारत के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो, नरेंद्र मोदी खुद सऊदी अरब हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही हो, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है, बाहर की दुनिया पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करने जा रही हो, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इस नॉर्मल कंडीशन, इस तरह की सिचुएशन के अंदर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो तो पाकिस्तान ये काम करेगा? ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये देखें, पहली बात तो ये है कि जिसने भी ये प्लान किया है उसने बहुत जबरदस्त किस्म का प्लान किया अपने इंटरेस्ट को देके, लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं और खित्ते के जो इंटरेस्ट हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब अगर भारत ये चाहता है कि हम पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, तो पानी बंद करेंगे तो इनके सांस बंद हो जाएंगे, इनकी खुराक बंद हो जाएगी। देखिए, ये चीजें तो भारत यूनिलैटरली सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि पाकिस्तान अपना हक रखता है, जो हो सकता हुआ करेंगे। अगर 65, 71 कारगिल की ये सारी जंगों के दौरान ये जो हालात खराब नहीं हुए, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस इंडस वाटर ट्रीटी का जो एग्रीमेंट था उसकी वजह से थी। सो आज अगर भारत ये करने जा रहा है या भारत कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे इस पे थोड़ा सोचना होगा
और इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आपको पता है मोहित साहब साइलेंट है, उसका तो कोई रोल नहीं है इस खित्ते के अंदर। इंडिया यूनिलैटरली सब कुछ करता है। तो मुझे ये बताएं कि 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने जो उनका दिल करता था किया, कोई अमन के लिए तो कुछ काम नहीं हो सका। थर्ड पार्टी फायदा उठा गई है। थर्ड पार्टी ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है और पाकिस्तान इज ऑन अ ट्रैक टू ग्रो। तो भारत और पाकिस्तान के मामलात कैसे मजीद खराब किए जाएं। अभी तो हम कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर सोच रहे थे, जो SIFC के जरिए मिलियंस ऑफ एकड़ जो लैंड है, हजारों एकड़ लैंड के ऊपर फार्मिंग करके हम अपनी एक्सपोर्ट करना चाहते थे, हम अपना एक्सपोर्ट करना चाहते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। तो वो इसी पानी से करना है ना। 250 मिलियन लोग इंडस वाटर ट्रीटी के पानी से जो फसलें सैराब होती हैं उससे जिंदा है। तो अगर भारत ये फैसला करता है। कमल साहब, आपने सिंध ताश मुआहदे का जिक्र किया, इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया। अब भारत का ये कह देना कि जी हम पानी बंद कर रहे हैं, दिस इज 39 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एंड नॉट कोई ये 250 ml की बोतल नहीं है कि आपने उसको कैप से लगा के बंद कर दिया तो पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा। क्या भारत को इस बात की रियलाइजेशन भी है कि उनके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो पानी को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकें? और या फिर आपको क्या लगता है कि क्या ये जो नारा है या जो इनका एक यूनिलैटरल डिसीजन है सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को केटर करने का एक महज एक चारा नहीं है उनकी तरफ से? है कि इंडिया सीरियस है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो अपने आप को एग्रीकल्चर बेस बनाना चाहता है उसको हिट किया जाए। देखिए, जब 370 और 35A को रिवोक किया गया था ना, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो नेक्स्ट हथियार था इंडिया के पास वो इंडस वाटर ट्रीटी थी। अब इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए ही वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात जिस तरह आप बात कर रहे थे, देखिए इंडिया को ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, जहां पे ये पानी आता है, जहां से ये पानी शुरू होता है, वहां पे डैम्स बनाना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। सो इंडिया समझता है कि वो आज अगर ये सोचा है तो वो कल कल परसों को तो चीजें नहीं कर सकता ना, टाइम तो लगेगा। और वो ये भी समझता है कि इंटरनेशनल लॉ की कौन सी वैल्यू है, जाओ चले जाओ, मुझे इंटरनेशनल लॉ की कोई परवाह नहीं, मैं कोई परवाह नहीं करता, कौन मुझे पूछेगा, कौन मुझे पूछेगा। सो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की अप्रोच आपको पता है मोहित साहब रिएक्टिव है। हम रिएक्टिव हैं, इंडिया फैसला करता है हम जवाब देते हैं, वो फैसला करता है हम जवाब देते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई बंदे 100 शहीद हो जाएं, 200 शहीद हो जाएं, तो हम तो खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ। वो बड़े क्लियर है, हम क्लियर नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इंडिया को ये पैगाम भेजना चाहिए किसी थर्ड पार्टी के जरिए कि कोई थर्ड पार्टी मौजूद है जो इस तरह की सिचुएशन का फायदा उठा रही है, और दोबारा ये जो लोकल मुजाहिदीन है कश्मीर के अंदर उनको एक्टिवेट किया गया है। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी अप्रोच के अंदर मोमेंटम बिल्ड ना किया तो मेरा ख्याल है कि इट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान्स पॉलिटिक्स इन द रीजन एंड पाकिस्तान इंटरेस्ट के लिए। कमिटी में साहब, एक मेरा सवाल आपसे ये कि 1990 से लेकर आज तक तकरीबन भारतीय मकबूजा कश्मीर में 1 लाख कश्मीरी शहरी शहीद हो चुके हैं आज तक, ठीक है। 7 लाख से ज़ायद अफवाज है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे जो लोकल कश्मीरी है वो कह रहे हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में 7-7, 8-8 मरतबा हमारी चेकिंग होती है। तो ये कैसे मुमकिन हो गया इन ब्रॉड डे लाइट के 4 लोग गए, और ये जो बेसिकली पहला गांव का जो इलाका जिधर ये टूरिस्ट का जो जब से ऑब्वियसली आफ्टर 370 का इन्होंने रिवोक किया, तो ये वहाँ पे टूरिस्ट का मेन डेस्टिनेशन थी ये इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, कि 4 लोग वहाँ पहुँचते और उनके पास इतना टाइम था कि उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग भी, उन्होंने भारतीय मीडिया का जो नैरेटिव है कि उन्होंने शनाख्त करके मारा। हाउ डज इट, मतलब ये बात कुछ एडअप होती भी नजर नहीं आ रही जो है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर भारत क्लेम करता है कि उनकी इतनी सख्त सिक्योरिटी है। देखिए बात सुने, उन्होंने जो नैरेटिव बनाया है वो नैरेटिव उनका बिका है। आप उसको जो मर्जी कह लें, उस नैरेटिव को आप कह लें कि जनाब वो सही है, वो गलत है, लेकिन उनका नैरेटिव बिकता है। तो वो जो स्टोरी होगी उस स्टोरी को दुनिया बाय करती है। तो सवाल ये है कि जब तक आपके पास अब पाकिस्तान, मुझे बताएं पाकिस्तान क्या इसके बदले कर सकता है? यही कहेगा ना जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, दुनिया नहीं मानेगी।
इसके ऊपर सोचें कि इसको कैसे चीजों को ठीक करना है, अपनी कुताहियों को भी, अपनी पोजीशन को भी एड्रेस करना है। सारा टाइम ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं हम उनके बारे में तो एक्सपोज करेंगे, कंडेम करेंगे, लेकिन अपना भी शॉर्टकमिंग्स को हमें एड्रेस करने की जरूरत है ना। मेरा ख्याल है अगर वो शॉर्टकमिंग्स हम एड्रेस नहीं प्रॉपरली करते, और मैं आज वो जो नरेंद्र मोदी ने फ्रेश वार्निंग दी है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को अपने ठंडे ठंडे कमरों से बाहर निकल के अवाम में जाना चाहिए। अवाम में जाएं, अवाम से बात करें, जलसे करें, जुलूस करें। कल उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी से इजलास करवाया और आज वो बिहार के अंदर पब्लिक में जलसे कर रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं। इनको चाहिए जाएं, सड़कों पे निकलें अवाम के पास। ये सारे टाइम बंद कमरे में एसी में ठंडी बोतलें पी के कहते हैं कि हम पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और 2-4 मुल्कों के वजीर खारजा को कॉल करके शायद कोई बहुत बड़ी बात कर लेंगे। मैं माजरत से मोहित साहब इस पॉलिसी को मैं नहीं मानता, ये कोई पॉलिसी नहीं। यानी आप कहना चाहते हैं कि सियासी क़यादत जो है वो पाकिस्तान की अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल लाइन्स मुत्तहद हो, अवाम में जाए, ताकि जो है अवाम को भी बेसिकली मोटिवेट करें और गैल्वनाइज करें किसी भी किस्म के रद्द अमल के लिए। बिल्कुल, देखिए ये आपको जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। सिचुएशन ये है कि मोदी साहब अपना डिप्लोमेटिक एक्शन लेके अवाम के पास चले गए हैं। अब मुझे ये बताएं आज पाकिस्तान क्या करेगा, क्या ऑप्शन है? मैं कहता हूं ये पेंट कोट सूट जो है ना ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये पेंट कोट सूट आप पाकिस्तान की वजह से पहनते हैं, और अगर आपने ऐसा ना किया जिससे पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं होता। 11 सालों से भारत की कोई पॉलिसी नहीं पाकिस्तान की, सिर्फ रिएक्शनरी पॉलिसी है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने ये कहा था कि दिस इज व्हाट आई हर्ड जब डॉक्टर जयशंकर एससीओ की कॉन्फ्रेंस पे आए थे, द ओनली वन गुड थिंग वी गॉट फ्रॉम इंडिया इज अ ट्वीट फ्रॉम डॉक्टर जयशंकर कि थैंक यू पाकिस्तान लीडरशिप फॉर द हॉस्पिटैलिटी। तो सोच क्या रहे हैं मुझे तो नहीं पता, ये क्या सोच रहे हैं बंद कमरों में बैठ के, मैं तो नहीं, आई डोंट थिंक सो, मुझे इसका कोई पता नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, आपने अपनी राय क्या बहुत हमेशा आप सहल तज्जिया और बहुत मुस्तनद तज्जिया देते हैं। बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौम और जो कौम की सियासी लीडरशिप है और जो अस्करी लीडरशिप है वो शाना बशाना खड़े हों। तो नाज़रीन, आज जैसे आपको मालूम है कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी रहा है और अब उसका आलामिया आ चुका है और यही फैसला हुआ है कि भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा और किसी भी मिस एडवेंचर से भारत को बाज रहने के लिए कहा गया है। तो कौम और सब लोग मुत्तहद हैं, लेकिन ऑब्वियसली कौमी क़यादत पे ये जो है ज़रूरी है कि वो आवाम में निकलें, आवाम को इन कॉन्फिडेंस लें, जैसे कि डॉक्टर कमर चीमा ने अपने तज्ज़िये में कहा कि आवाम में निकलें, अवामी इज्तिमात करें, ताकि लोग मुत्तहद रहें, एक वन पॉइंट एजेंडा पे रहें कि भारत को ये कौम जो है हमारी जो बेसिकली अमन की कोशिश है उसको पाकिस्तान की कमज़ोरी ना समझा जाए और हम लोग भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इन तमाम हवालों से हम आपको आगाह रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में वाक़या पेश है और उसके बाद से जो भारत ने पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है उस पर हमने बात की। अब हम जिक्र करते हैं रूस और यूक्रेन के माबैन जो मामला चल रहे हैं। तो इसी हवाले से नाज़रीन जुड़ी खबर यही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर रूस के साथ अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया है। ये इल्ज़ाम कल उस वक्त सामने आया जब ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि वो कभी भी किसी अमन मुआहदे में क्रीमिया रूस को नहीं देंगे क्योंकि इस पर बात करने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि यह हमारी ज़मीन है और यूक्रेनी अवाम की ज़मीन है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ज़ेलेंस्की के बयान को अमन मुज़ाकरात के लिए बहुत नुकसानदेह करार दिया। उनके अल्फाज में उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की के ऐसे इन्फ्लेमेटरी बयानात ही इस जंग को ख़त्म करना मुश्किल बना देते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ज़ेलेंस्की के पास अमन हो सकता है या वो 3 साल और लड़ सकते हैं जिसके बाद पूरा मुल्क हार जाएगा। ये वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस ने 2014 में क्रीमिया को बगैर किसी गोली चलाए जम कर लिया था, हालांकि उस वक्त भी बहुत से लोग हलाक हुए थे। इससे डोनाल्ड ट्रंप का रूस की तरफ झुकाव साफ नज़र आता है, जैसे कि उनकी पहली टर्म में भी देखा गया था। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा रूस के सदर
पुतिन की तारीफ की है और यूक्रेन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने हिंदुस्तान में सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिका ने रूस और यूक्रेन दोनों को एक बिल्कुल वाज़ेह प्रपोजल दिया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो तो हाँ कहें या फिर ना, और अमेरिका इस प्रोसेस से दस्तबरदार हो जाएगा वरना। वैंस ने मज़ीद कहा कि अमन मुआहदे में लैंड स्वीप्स फंड जो है इम्प्लीमेंट होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि यूक्रेनियन और रूसियों दोनों को अपने मौजूदा कब्जे वाले इलाकों में से कुछ छोड़ना होगा। लंदन में अमेरिकी, यूक्रेनी और यूरोपीय हुक्काम के दरमियान सब्सटेंसिव जंगबंदी की बातचीत हो रही है। हालांकि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। रूबियो की गैर मौजूदगी से वाशिंगटन, कीव और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान यूक्रेन पर रूस की जंग के हवाले से कशीदगी वाज़ेह होती है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुज़ाकरात में जज्बात सामने आए हैं और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में मुश्तरका काम अमन की तरफ ले जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि आज जज्बात बहुत थे, लेकिन अच्छी बात यह कि 5 ममालिक अमन को करीब लाने के लिए मिले। अमरीकी फरीक ने अपना विजन शेयर किया, यूक्रेन और दीगर यूरोपीय ममालिक ने अपने बेसिकली प्लान्स शेयर किए। ट्रंप के यूक्रेन एनवॉय केथ केलॉग ने कहा है कि ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रे यरमाक के साथ बातचीत मुस्बत रही और अब वक्त आ गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग की डायरेक्टिव पर आगे बढ़ा जाए, कत्ल व गारत बंद किया जाए और अमन हासिल किया जाए और अमेरिका को पहले रखा जाए। इस हवाले से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के तर्जुमान ने रूबियो के अचानक कैंसिलेशन पर मायूसी को कम अहमियत देते हुए कहा कि मुज़ाकरात में यूरोपीय, अमरीकी और यूक्रेनी हुक्काम के दरमियान सब्सटेंशियल टेक्निकल मीटिंग्स शामिल थी कि कैसे लड़ाई को रोका जाए जो रूस के 2022 के हमले से शुरू हुई थी। बुध के मुज़ाकरात का मरकज़ी नुक्ता यह था कि कीव क्या कबूल कर सकता है, ख़ासतौर पर उसके बाद के ट्रंप के खुसूसी एनवॉय स्टेंकोव ने ऐसे प्रपोजल पेश किए जिसमें रूस के बजाय यूक्रेन से ज़्यादा बेसिकली कंसेशंस का मुतालबा किया गया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक विटिकॉफ के प्रपोजल्स में क्रीमिया पर रूस के 2014 के कब्ज़ा को तस्लीम करना, वाशिंगटन का रूस पर पाबंदियां उठाना शुरू करना और यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप को रूल आउट करना शामिल था। यूक्रेन का कहना है कि यह तरीका बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। कीव का मौक़िफ़ है कि यह अजीब बात है कि अमेरिका अपने ही इत्तेहादी से हमले के बाद अपनी ही सरजमीन छोड़ने का कहे। जर्मन यूक्रेनी ब्यूरो थिंक टैंक के सरबराह मार्टिया नेल्स ने कहा है कि यूरोप अब खुद को रेड लाइन्स तय करने और यूक्रेन को बस के नीचे फेंकने जाने से रोकने की कोशिश करने की पोजीशन में पाता है। यह ख़ास तौर पर परेशान कुन अमरीकी पोजीशन पाबंदियों पर है। अमेरिका जो कुछ मैक्स में डाल रहा है वो हैं सैंक्शंस रिलीफ, और ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये रूस को बहुत जल्दी दोबारा हथियार हासिल करने की इजाज़त देता है जबकि यूक्रेन को कमज़ोर पोजीशन में छोड़ देता है। डोनाल्ड ट्रंप की 2025 में दोबारा सदर बनने के बाद से उनकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी वाज़ेह थी। इब्तिदा में ऐसा लगा कि वो यूक्रेन और रूस के दरमियान सीज़ फायर चाहते हैं, लेकिन अब साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उनका झुकाव न सिर्फ रूस की तरफ है बल्कि उनकी पॉलिसी हमेशा यूक्रेन पर सख्त ही रही है, जबकि रूस पर कभी भी कोई सख्ती नज़र नहीं आई। अपनी पहली सदारत में भी डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को बड़ी रियायतें दी थी, यहाँ तक कि रूसी इंटेलिजेंस को क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भी दी थी। ये तमाम वाक़यात बैनुल-अक़वामी सियासत में अमेरिका के कमज़ोर होते किरदार को दिखाते हैं और यूरोप के रहनुमा अब अमेरिका के फैसलों पर एतमाद करने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी यूरोपीय सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो सकती हैं। 2022 में रूस के हमले के बाद से अब तक यूक्रेन में हज़ारों लोग हलाक हो चुके हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। ऐसे में ट्रंप का यूक्रेन के मसले पर यह रवैया ऑब्वियसली मुतनाज़ तो है और दुनिया भर से तनकीद का भी सामना कर रहा है। तो नाज़रीन, आज के हमने प्रोग्राम में बात की जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में वाक़या पेश आया है, तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। अनफॉर्चुनेटली बेगुनाह शहरी कहीं के भी हों, जो है मौत जिसकी भी हो, बेगुनाह हो, तो उस पर हर दिल जो है वो अफसोस का ही इजहार करता है। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है जिस तरह भारत लाशों पे गंदी सियासत कर रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात अपनी आवाम को बेसिकली सेटिस्फाई करने के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, ये भी नाकाबिल कबूल है। और पाकिस्तानी अवाम भारत को एक मुतनब्बे करती है कि किसी भी वो मिस एडवेंचर से बाज रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जो है कड़ा से कड़ा जवाब दिया और भारत को बिल्कुल भी 2019 27 फरवरी का दिन नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तानी कौम आज भी उतनी ही पुरज़म है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। एंड इसके साथ ही हमने ऑब्वियसली अमेरिका और रूस के मामलात पर भी हमने गुफ्तगू की जो यूक्रेन को लेके हैं। एंड अमेरिका और चाइना के वाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ इंटरनल सर्वेज आ रहे हैं। अमेरिकी अवाम बहुत नाला है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से, और चाइना को लेके अब डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात चाहते हैं, अब वो अपने ही बातों पर जो है वो बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो इन तमाम हवालों
से आपको आगे भी आगाह करते रहेंगे। लेकिन आज के हमारे शो का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मोइज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।